हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग 1909 तक पढ़े थे, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म तक पढ़े थे, जहाँ पे जो है लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड के नाम से उनको जो है जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि पहली बार जो उन्होंने जो है फुट डालो राज छोड़ो की जो राजनीति है उन्होंने उसको अप्लाई किया था, और भारत देश में जहाँ पे सभी धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं साथ में रहते थे वहाँ पे उन्होंने फुट डाला, और कुछ ऐसे क्षेत्र उन्होंने रिजर्व कर दिया रीजन जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए थे। और मुस्लिम लीग भी जो है उस समय इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 80-85 में डेवलप हुई थी। उसी के पैरेलल जो है उन्होंने जो मुस्लिम लीग को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो लोग आपस में परेशान रहें और हम लोग अच्छे से यहाँ पे रूल करते रहें। तो 1909 में जो है हम लोगों ने पिछली बार यहीं तक पढ़ा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका तीसरा पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मॉर्ली मिंटो जैसा इसमें भी वही है सेम, कि आपको जो है मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, जो आपको ब्रिटेन में रहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रहता है वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट जो रहते हैं उनको जो जवाबदेह रहते हैं, आंसरबिलिटी रहती है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो रहते हैं वाइसरॉय रहते हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो इसीलिए जो इन दोनों का नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जो है जाना जाता है इसको। पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये सेटअप करते हैं कैसे कि जो भी डिसीजन लेंगे वहाँ पे जो है इसकी आंसरबिलिटी तय रहेगी। और थर्ड पॉइंट है इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से नहीं आता है। पहली बार बाई कैमरलिज्म आपके लिए हो सकता है, अगर आप अगर जानते हो तो बाई कैमरलिज्म मतलब होता है जहाँ पे जो है दो हाउसेस अगर कहीं पर रहते हैं तो उसको जो है बाई कैमरलिज्म कहते हैं। मतलब जहाँ पे एक अपर हाउस रहेगा एक लोअर हाउस रहेगा। साधारण से मतलब इन सिंपल लैंग्वेज के रूप में हम लोग इसको ये कहेंगे कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो एक होता है आप काउंसिल ऑफ स्टेट रहते हैं जो प्रिंसली स्टेट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो आती है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर वो रहती हैं। और एक जो है लोकसभा के रूप में जैसे कह सकते हैं, जैसे आपका जो लोअर हाउस रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वाइसरॉय जो रहते हैं इंडिया के, वो उनको जो है जो काउंसिल बॉडी रहती है उसको वो हेड करते हैं। तो पहली बार जो है बाई कैमरलिज्म का जो है कंसेप्ट आता है। और 1990 में जो 10 साल बाद जो है पहला रिफॉर्म ये लाते हैं कि 1909 में जो रहता है फोर्थ पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो वही मैं बता रहा था कि जो फोर्थ पॉइंट आपको ये समझा रहा है कि 1909 में जो कुछ सीट्स रहते हैं जो मुस्लिमों के लिए जो रिजर्व रहते हैं, 10 साल बाद जो उसको क्या किया जाता है कि जो सिख रहते हैं, जो सिख कम्युनिटी रहती है, इंडियंस जो रहते हैं, जो इंडियन क्रिश्चियंस रहते हैं, जो पोर्तुगीज़ या जो ब्रिटिश इंडिया जो आते हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। एंग्लो इंडियंस मतलब जो अभी आपको जो है जैसे ब्रिटिश आए थे तो उनकी जो पूरी फैमिली यहीं बस गई तो उसको कहते हैं एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और अभी लगभग कुछ साल पहले तक, मेरे को लगता है 20 से 21 तक देखना पड़ेगा, 103rd की फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन से जो है उसको जो है जो एंग्लो इंडियंस का जो 2 सीट जो रिजर्व हुआ करता था लोकसभा में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो लगभग आज़ादी के 70 साल बाद तक जो है एंग्लो इंडियंस का जो है सीट रहता था और लोकसभा में रिजर्व रहता था, अब उसको हटा दिया गया है। एंड यूरोपियंस मतलब वही कहने का मतलब है एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। इंडिया के लिए जो है एक अलग से हाई कमिश्नर बना दिया जाता है लंदन में, उसको हेड डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए यही रहता है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे क्या लाया जाता है 1919 में, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। इसका मतलब ये आपका यहाँ पे ये रहा कि जो आज हम लोग जो यूपीएससी देखते हैं वो पहले सीपीएससी के नाम से जाना जाता था,
सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में जो है रिक्रूटमेंट करने के लिए लाया गया था सिविल सर्वेंट के लिए, जो सेंट्रल लेवल पे जो लागू किया गया था, जो सर्विस इम्प्लीमेंट किया गया था, वो इसी के थ्रू लाया गया था। It divide the provincial subject into two parts, transferred and the reserved. The dual scheme of the governance was known as diarchy. अब डायरकी क्या होता है, ये आप लोग के लिए थोड़ा टेक्निकल टर्म लगेगा। डायरकी होता है क्या है, टू पार्ट्स में रहता है, एक ट्रांसफ़र और एक रिजर्व। क्या होता है ट्रांसफ़र और रिजर्व, ये आपके नीचे के जो थर्ड पॉइंट है वो अच्छे से समझाता है। द ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जो गवर्नर जो रहते हैं कोई भी डिसीजन अगर लेगा तो जो मिनिस्टर जो रहते हैं उसके जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर रहते हैं उनसे पूछ के वो लेगा और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी से पूछने कहने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे, डायरेक्ट वो जो है जो भी डिसीजन है वो ले सकते थे। वो किसी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जो है मिल के जो है वो डिसीजन ले सकते थे। तो इसका मतलब दो पार्ट आप समझिए, एक ट्रांसफर्ड मतलब जो है वो जो आपको जो भी मतलब कह सकते हैं जो पावर है वो ट्रांसफर्ड है, मतलब कहने मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है आप हेड करके या आप कोई भी डिसीजन लिए तो अपने मन से नहीं आप ले सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको आंसरबिलिटी देनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी ओर जब आपके जब रिजर्व की बात की जाती है तो गवर्नर के पास वो पावर या वो राइट रिजर्व रहते हैं जो अपने एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी उसके अंडर जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका जो रहती है या जो नीचे ग्राउंड लेवल जो वर्क करते हैं उनसे जो है मिलके जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। वो किसी को समझाने बताने की उनके पास कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, मतलब उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ याद रखिए है क्योंकि ये तो टेक्निकल टर्म है और बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व तो पहली बार जो है 1919 में जो है ये जो है डायरकी सिस्टम लाया जाता है आपको। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर द 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। इसका मतलब ये रहा कि पहले क्या होता था कि पहले कोई कमिटी या कोई एक एक्ट बन गया, फिर उसके साथ 10 साल 20 साल बाद जब न्यू एक्ट जब लाना रहता था तो पहले उसके ऊपर कमेटी बनती थी, रिसर्च करती थी, अच्छा ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए जो है ये जो है एक पहले ही से जो है एक कमिटी स्टैट्यूटरी कमीशन बना दिया गया था जो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा 10 साल का इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्थ। तो जब फोर्थ में आ जाएगा तो 10 साल बाद जो उसका इम्पैक्ट को जो है वो एनालिसिस करेगा, देखिएगा। तो इसके साथ जो है यही जो है लाया जाता है। और साइमन कमीशन जो है जो आई थी, साइमन गो बैक, और जो है लाला लाजपत राय का जो सर फट गया था, ये जो भी आपको जो रिवोल्ट हुआ था या जो भी विद्रोह हुआ था या इसके ऊपर जो भी लोग मतलब जो तनातनी हो गई थी अंग्रेजी सरकार और भारत के बीच में, साइमन गो बैक और साइमन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसी का ये रिज़ल्ट था। और फिर जो है इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है और ऐसे इम्पोर्टेंट एक्ट है कि जो मॉडर्न इंडिया या जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना लगभग 60% जो उसका पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उसको लिया गया है। और उसका पहला पॉइंट ये है, देखिएगा, इट वॉज ए लेंदी एंड द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स, लॉन्गेस्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एवर इनेक्टेड। सबसे बड़ा अगर कोई एक्ट अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कभी कोई पास किया था, इनेक्ट किया था, तो वो यही था। लगभग इसमें 321 सेक्शन है। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सब सेक्शन तो बहुत मतलब फिर बाद में ऐड होते हैं, अमेंड होते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो है 395 सेक्शन है और उस समय जो है 321 सेक्शन के साथ जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इस समय इंडिया में 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन इसके साथ जो 10 शेड्यूल्स जो है पहले से उसमें जो है ऐड उसी समय कर दिया गया था 1935 में। सेकेंड पॉइंट,
provides for the establishment of the all India Federation consisting of the provinces and the princely state as unit. The act divided the power between the center and the units in terms of the three lists. However, the federation never come into being as the princely state did not join. मतलब जो है इसमें जो है आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से लगभग आप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऑल इंडिया फेडरल इस्टेब्लिशमेंट होता है, जहाँ पे प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट जो है उसको एक तो यूनिट की तरफ जो उसको देखा जाता है, और उसमें जो पावर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल्स और जो भी ये जो स्टेट्स रहते हैं उसमें। और इसमें जो थ्री लिस्ट जो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो आपको यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अच्छे से जो अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट रहते हैं, जो राजघराना रहते हैं, वो अपने आप को इससे जो है दूर रखते हैं, मतलब वो कभी इसमें पार्ट लेते ही नहीं है, तो वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ये आप हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है इट एबॉलिश द डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। वही चीज़ ये कह रहा है कि जो डायरार्कियल सिस्टम जो लाया गया था कि गवर्नर रहेगा, गवर्नर के पास कुछ रिजर्व पावर रहेंगी, कुछ जो है ट्रांसफर पावर रहेंगी, ये जो दो पावर दिए गए थे वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। और फिर क्या कर दिया जाता है कि जो भी आपके जो स्टेट्स रहते हैं फेडरल, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि आप जैसे रूल करना चाहते हैं ऐसे आप रूल करिए, लेकिन वेल स्ट्रक्चर मैनर में। और जो 1919 में जो ट्रांसफर्ड और जो रिजर्व जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और इट एबॉलिश डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। फोर्थ पॉइंट है इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन्स एंड द लेबर्स वर्कर्स। सेम इसमें भी वही चीज़ किया गया है। क्या किया गया है कि पहले 1909 में क्या करते हैं वो लोग, पहले मुस्लिम के लिए वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट लाते हैं, फिर 10 साल बाद जो है 1919 में वो लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, जो ब्रिटिश या जो यूरोप से थे, उनके लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वो लोग लेके आते हैं। फिर जो है 1919 के बाद जो 1935 में लगभग 16 साल बाद जो है फिर वो लोग एक्ट लाते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि वुमेंस के लिए और जो लेबर वर्कर क्लास रहते हैं और जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं उनके लिए भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट वो लोग लेके आते हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट बता रहा है, और इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, और इसमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माना जाता है। और लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी के मतलब बेसिक जो है इसी है, और इसी के ऊपर जो भी बना हुआ है वो इसी को आधार मान के जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लगभग 60 से 70 पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यहीं से लिया गया है। इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हम लोग देखते हैं वो इसी एक्ट के थ्रू जो है उसको बनाया जाता है। इट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और द मोर प्रोविंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके थ्रू जो है बनता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो है यूपीएससी कह सकते हैं, और जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनता है उसमें क्या होता है पीसीएस जो होता है, पीसीएस जो कह रहे हैं सॉरी पीसीएस जो पेपर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन जो अलग अलग स्टेट का होता है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, दिल्ली पीसीएस एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो अपने अलग अलग स्टेट्स जो लेते हैं वो इसी के थ्रू बना था। और एक टर्म यहाँ पे एक और यूज़ किया गया है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ऐसा मतलब कोई कमीशन जो ये 2 या 2 से अधिक जो स्टेट रहते हैं जो फेडरल होते हैं उनका साथ में मिल के जो है एग्ज़ाम लेंगे, उसी में वो रिक्रूटमेंट करेंगे। कहने का मतलब हो गया जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा है तो वो तीनों मिल के अपना एक अलग कमीशन सेटअप कर दें, और जो भी इसमें जो भी स्टेट के जो भी पीसीएस का जो भी एग्जामिनेशन लेंगे ये तीनों आपस में अपना कॉमन एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कराएं या रिक्रूटमेंट कराएं। तो ऐसा अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ये उसमें जो है प्रावधान इसमें दिया गया था। यही है कि आपको जो पीसीएस और यूपीएससी और ये सब जो भी है आपको इसी में से जो है उसके पावर जो है निकल के आते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन द 1937।
आज जो आप यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1937 में हुआ था, इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। और पहले जो है इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में ये चेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के नाम से। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लगभग जो है इतने दरमियान जो क्या होता है कि 1935 के बाद जो है 1939 में जो है वर्ल्ड वार 2 आ जाता है। फिर जो है हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और सिपाही म्यूटनी हो जाती है सूरत में, बॉम्बे में। जो भी नेवल फोर्सेस रहते हैं वो रिवोल्ट कर जाती हैं और ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से टूट जाती है, जर्मनी पूरा हावी हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। इसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं गांधी जी। ये पूरा उठक पटक के बीच में जो है लगभग ये तय हो जाता है कि भाई हम लोग इंडिया को जो है आज़ाद कर रहे हैं। और जो उस समय जो एटली जो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है ये डिसीजन दे दिया गया कि भाई देखो हम लोग अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, अब हम लोग इसको अब नहीं संभाल सकते हैं, बहुत हो गया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, जिससे जो है भारत जो है जो 200 साल का जो राज जो स्टार्ट हुआ था 1600 में, जो कभी कोई कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम व्यापार करेंगे, हम स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे, वो जो है फाइनली जो है 200 साल बाद जो है भारत में राज करती है और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पार होता है और भारत जो है स्वतंत्र होता है। ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंटे एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय द June 30, 1948। भारत जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था। 20 फरवरी को जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करते हैं कि हम लोग 30 जून तक 1948 तक भारत को किसी तरीके से हम लोग को आज़ाद करना है, हम लोग सह नहीं सकते, बहुत हो गया है, 30 जून तक कुछ भी करो लेकिन हम लोग इसको आज़ाद करना है। फिर हम लोग जब इसका और डीप में जाएंगे, जब हम लोग सेकेंड इसका पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में जब पढ़ेंगे, फिफ्थ मिशन आता है, कैसे आता है, उसमें लोग क्या रिफॉर्म ले आते हैं और क्या क्या जो है प्रस्ताव रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो और डीप में पढ़ेंगे। तो इसमें यही है कि 30 जून तक जो है कैसे जो है किसी भी तरह भारत को आज़ाद कर देना है। उसकी शुरुआत लगभग 20 फरवरी को जो है अनाउंसमेंट के साथ ये हो जाता है। 3 जून ऑन June 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट द एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो 1946 में जो बनी थी और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो उसी क्षेत्र या प्रदेश में जो है उसको लागू किया जाएगा जो इसको स्वीकार करेंगे, मतलब जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले ही उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, बिहार बंगाल प्रोविंसेस कहा जाता था। तो जो अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे राज्य घराना या जो भी प्रिंसली स्टेट अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तभी जो है वो उसमें लागू होगा, नहीं तो उसमें लागू नहीं होगा। सब अपने अपने इंडिपेंडेंट रहेंगे, सबको स्वतंत्र करने का जो है अधिकार दे दिया गया था। और इस चीज़ को अगर अच्छे से अगर समझना हो तो आप सरदार, एक बहुत अच्छी मूवी है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, कैसे अलग अलग प्रोविंसेस को सरदार पटेल जो हैं उसको यूनाइट करते हैं और कैसे एक अखंड भारत बनाते हैं जो हम लोग आज भारत देख रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो शायद भारत में अगर आपको केरला से और अगर आपको कहीं अयोध्या या कहीं आपको अगर कश्मीर जाना रहता तो कई बार आपको वीज़ा और कई बार आपको पासपोर्ट लेना पड़ता। तो हम लोग थैंक्स करना चाहिए सरदार पटेल को, द आयरन मैन ऑफ इंडिया को। तो उन्हीं के बदौलत ये संभव हो पाया। थर्ड पॉइंट जो है ऑन द सेम डे 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबेटन प्लान। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें ये होता है कि इंडियन आपको इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा, ये तो आपको जो है कन्फर्म हो चुका था। और इसमें ये होता है कि मुस्लिम लीग जो है इससे नाराज़ नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, क्योंकि उसमें कांग्रेस ज़्यादा है, मुस्लिम जो है कम है और बहुत ज़्यादा रायट्स होती हैं, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जो है बहुत मार काट होते हैं बंगाल में। तो उस चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है निकल के आता है कि उससे बचने के लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लाए जाते हैं।
उसमें क्या रहता है कि भारत को जो है, भारत और पाकिस्तान जो है, एक भारत को तोड़ने का जो है प्लान लाया जाता है, एक्ट लाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से, जो इंडिया का पार्टीशन करता है। द प्लान वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मान जाते हैं और भारत आज भी इसका खामियाजा भुगतता है और ये बहुत बड़ा घाव है, चोट है भारत की अखंडता पे। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। It ended the British rule India and declared India as the independent and the sovereign state from the August 15, 1947। 4 जुलाई को जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इसको प्रेजेंट किया जाता है और 18 जुलाई तक इसको जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि 15 अगस्त से इसको इनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब भारत जो है 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो जाएगा और फाइनली जो है ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया सोवरेन स्टेट हो जाएगा, मतलब जो है स्वयं प्रभु हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर किसी का राज नहीं रहेगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो किसी भी स्टेट को जो है उसमें 4 एलिमेंट होना चाहिए। उसमें से जो इंडिया के पास उस समय 3 एलिमेंट थे, 4th एलिमेंट नहीं थे। बता ही देता हूँ वो 4 एलिमेंट क्या थे। एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होने चाहिए और एक जो है किंग होना चाहिए, मतलब जो रूल जो करता है वो होना चाहिए, और एक जो है रूल जो करने वाला है वो इंडिया ही का, मतलब जो है यहीं का होना चाहिए, बाहर से कोई रूल ना करे। ठीक है, तो वही थे कि वो बाहर से जो रूल कर, इंडिया के पास सब था, रूलर भी था, इंडिया का टेरिटरी भी था, पॉपुलेशन भी था, लेकिन जो रूल करने वाला था वो बाहर से था, सोवरेन नहीं था। तो फिर जब सोवरेन हो जाता है तो इंडिया स्टेट बन जाता है। It provided for the partition of India and creation of the 2 independent dominions of the India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth। कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का संगठन था जो कभी ब्रिटिश इंडिया के कभी अधीन रहा करते थे, तो उसको भारत और पाकिस्तान जो है 2 स्वतंत्र देश के रूप में इसको बांट दिया जाता है। यही था। और आखिरी पॉइंट है, इट इम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फॉर्म एंड एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये हुआ कि जो भारत का जो भी संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है भारत और पाकिस्तान, उन दोनों को जो ये फ्रीडम दिया जाता है, ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना हो अपनाइए। ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपनाना है, लेना लीजिए। कोई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जो भी आपको जो है ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट कोई भी अगर लॉ इंडिया में बनाई है, जैसे हम लोग पढ़े चार्टर एक्ट बनाई थी, मॉरली मिंटो रिफॉर्म बनाई थी, 1935 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, 1919 का एक्ट लाया गया था। तो जो भी आपको जो है एक्ट आपको रखना है रखिए, जो आपको चाहते हैं रिपील करना है कि नहीं भाई ये एक्ट अच्छा नहीं था, हमारे हित में नहीं था, उसको ख़त्म कर दीजिए, तो उसको ख़त्म कर दीजिए। आपको जैसे मन करना है अपना संविधान बनाना बनाइए, उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ये आखिरी वाला पॉइंट आपको जो है यही कह रहा है, लास्ट पॉइंट आपका ये ख़त्म हो जाता है। और द हिंदुस्तान टाइम्स को उस समय कहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड। कितना सुकून मिल रहा है इसे पढ़ के कि फाइनली जो है भारत स्वतंत्र होता है और ब्रिटिश रूल जो है एंड हो जाता है। ये कुछ उस समय के जो है न्यूज़पेपर के मतलब कटिंग है, और हर भारतीय के लिए कितना प्राइड का मूवमेंट होगा वो, कि फाइनली जो 200-400 पहले मुग़ल और फिर ब्रिटिश इंडिया और कितनी गुलामी और प्रताड़ित किया गया और कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, फाइनली जो है वो स्वाधीनता पे आके ख़त्म हो जाती है और भारत अपना जो है भाग्य लिखने के लिए और अपने आप को जो है आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए भारत स्वतंत्र होता है। और आप देख रहे हैं कि इंडिया इस समय क्या था और क्या आके खड़ा हो गया। पहले उसको कितना लूटा गया, उसके जितने भी इकोनॉमिकल पावर थे, उसके जितने भी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, उसको कितना लूटा गया। तब पर भी जो आज इंडिया जो है उस स्टैंड पे आके खड़ा हुआ है। वर्ल्ड का 5th जो है सबसे बड़ा इकोनॉमी के रूप में जो इंडिया इस समय स्टैंड करता है। इसरो इतने बड़ी बड़ी बुलंदियों को छू रहा है, DRDO
थर्ड सबसे बड़ा जो है आर्मी इंडिया का है। तो इंडिया की कैपेबिलिटी पहले भी थी, आगे भी है, और भारत इसी तरह वर्ल्ड का विश्व गुरु था, है और रहेगा, और इंडिया इसी तरह प्रोग्रेस करता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छी से तैयारी करते रहिए। आगे के हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल्ड होती है, कैसे क्रिप्स मिशन आता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले चेयरपर्सन कौन बनते हैं, फिर उसके बाद जो कितनी जो है लेडीज़ और कितने वुमेंस रिप्रेजेंट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने सेशंस होते हैं, फिर कब कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और कैसे पहला जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और सब जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को लेके जो स्टैटिक पोर्शन में है वो सब पूछे जाएंगे। और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है और 1935 है, आखिरी के 2-4 और स्टार्टिंग के 2-4 आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे जो स्टार्टिंग में जो इंडियन चार्टर एक्ट जो हम लोग देखे थे 70-73 वाले और 70-84 वाले जो पिट्स एक्ट जो है, ये सब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं जो स्टार्टिंग के थे। और लास्ट में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1990, ये सब जो लास्ट के जो 2-3 है वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। और ख़ास करके जो 1947 का जो एक्ट है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, कब उसे पास किया गया था, पार्टीशन जो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है वो कौन से एक्ट या कौन से प्लान के तहत हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था, ठीक है। और उसमें जब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस समय कौन उसके प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब अगर बहुत अगर डीप में अगर जाना हो तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। और हम लोग को वेल प्रिपेयर्ड होना है कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए तब ना कहीं पे कोई भी चीज़ छूटे ना, या कहीं कुछ हम लोग का लैक ना रह गया हो, ठीक है। तो अपने तरफ से हम लोग फुल प्रिपेयर होकर जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कुछ भी आएगा, हम लोग उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू एंड कीप हैप्पी एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम।